Hi, my name is Rahul Srivastav, and I once again welcome you all in our next series of cash credit renewal or enhancement. Now, if you are watching this video, I would strongly recommend you to watch our previous two videos on the above said topic, that is cash credit renewal or enhancement, because it is very important to see those videos and then you may prefer watching this video. Now, again, I would recommend you, if you are having any doubts related to this topic, then please do post your doubts on the comment box, because we are going to make a separate video on that particular doubt section. So your all doubts will be cleared one by one. So without wasting any further time, now we are having Ghanekar sir with us, who is going to apprise us in detail about today's topic, that is other very important aspects of cash credit renewal. So hi guys, let us straight away switch to our topic. Ghanekar sir, welcome to this section. Yes. Hello. Yeah. Yes. So now I am going to share the screen. Okay. First topic is group exposure limit, that is finance to sister concerns. How to be calculated to ascertain whether proposal is within branch powers or not. Sir, request you to please throw some light on this important point. Yes. So friends, in the last episode, we have already seen the three important tables which are required for assessment of CC limit. अभी वो एक बार हो गया तो हमारा वी आर अभी नोट के लिए जो मेजर है वो प्रिपेयर करेंगे. फिर भी जो अदर एस्पेक्ट्स रहते हैं उसमें भी हर एक जो पॉइंट रहता है उसमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस रहता है. तो हम क्या करेंगे, आई विल जस्ट टच ऑल द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और उसमें व्हाट इज द रीजन फॉर इंक्लूडिंग दिस पॉइंट्स ये मैं आपको बताऊंगा. तो जो उसमें ग्रुप एक्सपोजर लिमिट है, तो ग्रुप एक्सपोजर लिमिट में मेन उसका रीजन ये है कि ग्रुप एक्सपोजर में क्या होता है कि सिस्टर कंसर्न्स भी आते हैं और जो मेन बोरोवर है उसके अदर अकाउंट्स भी रहते हैं. तो मेन बोरोवर के अदर अकाउंट्स और सिस्टर कंसर्न्स के अकाउंट मिलके वो टोटल ग्रुप एक्सपोजर लिमिट होता है. तो हर एक ब्रांच मैनेजर को उस लेवल पे उसका अपना सैंक्शनिंग पावर्स रहता है. तो ये एक बार आपने देखा ग्रुप एक्सपोजर लिमिट. और इफ आफ्टर दिस ग्रुप एक्सपोजर अगर ब्रांच के पावर में है तो यू कैन sanction the proposal at branch level. Otherwise you will have to send respect to the respective sanctioning authority. जैसे कि सीपीसी है तो सीपीसी और जोनल ऑफिस के प्रपोजल आपको डायरेक्टली सीपीसी को भेजने हैं. और जो एचओ के प्रपोजल, एचओ के पावर्स में डायरेक्टली जो प्रपोजल आएंगे तो उसमें ब्रांच लेवल पे नोट प्रिपेयर करके यू विल हैव टू सेंड द प्रपोजल डायरेक्टली टू सेंट्रल ऑफिस एंड अंडर आपको एक कॉपी जोनल ऑफिस को भेजना है. And zonal office will separately give their recommendations to HO. Then second important point है group exposure limit में कि उसमें एक ऐसे रहता है lending policy में कि sector wise limits रहते हैं. समझो किसी भी एक समझो हमारा पावर सेक्टर है तो नॉर्मली पावर सेक्टर को फाइनेंस करने के लिए मैक्सिमम एक्सपोजर रहता है. और उसके लिए वो ऐसे एक पावर सेक्टर है या फिर रियल एस्टेट सेक्टर है, हर एक सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स में मैक्सिमम सीलिंग दिया हुआ रहता है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से. तो इसलिए ये दोनों के लिए ये हमें ग्रुप एक्सपोजर लिमिट उसमें लेना इंपॉर्टेंट रहता है. ओके राहुल, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो है सिक्योरिटी डिटेल्स. ये अभी जो सीसी असेसमेंट हमने किया उस अपार्ट फ्रॉम दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट एज पर माय व्यू. सिक्योरिटी डिटेल्स में उसमें दो एस्पेक्ट्स आते हैं. एक तो प्राइमरी सिक्योरिटी रहती है. प्राइमरी सिक्योरिटी में क्या है, मोस्टली अभी हम सीसी की बात कर रहे हैं तो सीसी में स्टॉक एंड डेटर्स इज नॉर्मली ये प्राइमरी सिक्योरिटी रहती है. प्राइमरी सिक्योरिटी हम क्या बोलते हैं कि एसेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस.
अगर टर्म लोन रहता है तो मशीनरी है या फर्नीचर है एक्सेट्रा रहते हैं, लेकिन अभी सीसी की बात करें तो सीसी में स्टॉक एंड डेटर्स इज द प्राइमरी सिक्योरिटी। और प्राइमरी सिक्योरिटी जो है, हम जब सीबीएस में भी फीड करते हैं तो उसमें भी कोलैटरल एंड प्राइमरी सेपरेट भरने के लिए प्रोविजन रहता है। और डीपी जो आती है आपकी, वो डीपी आएगी एज पर द प्राइमरी सिक्योरिटी ओनली। ऐसा तो जब सिलेक्ट करेंगे तो प्राइमरी या कोलैटरल हमें स्पेसिफिकली सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी सेकंड है उसमें कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी में जो नया एज पर लेटेस्ट गाइडलाइंस जो प्रोविजंस है, उसमें एक है कि थर्ड पार्टी सिक्योरिटी। अगर थर्ड पार्टी सिक्योरिटी हम कोलैटरल में एक्सेप्ट करते हैं तो उसके लिए up to scale 1 2 3 branch managers, they don't have the powers to sanction third party security at branch level. They will have to send the proposals to CPC in charge. हाँ, एंड जो और बाकी जो स्केल 4 एंड अबव जो है वो अपने लेवल पे सैंक्शन कर सकते हैं, ऐसा। देन नेक्स्ट जो है कोलैटरल है और सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोलैटरल। ये भी अभी नया चेंज हुआ है कि इन केस ऑफ स्टैंडर्ड अकाउंट्स आल्सो, अगर सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोलैटरल के लिए आपके पास कोई प्रपोजल आता है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट आपको सब्स्टिट्यूशन का प्रपोजल जो है वो सैंक्शनिंग के लिए जोनल ऑफिस को भेजना है। जेडएलसीसी वो सब्स्टिट्यूशन ऑफ कोलैटरल का सैंक्शन करेगा। इसका रीजन ये है कि बहुत बार ऐसे होता है कि बोरोवर का कुछ इल इंटेंशन रह सकता है उसमें, कि उसको अभी हमारे पास जो सिक्योरिटी वो अच्छी है लेकिन बोरोवर वो सेल करना चाहता है, एंड वो जो रिप्लेसमेंट होगी मे बी वो सेलेबल होगी या नहीं, मॉर्गेजेबल होगी या नहीं। तो जोनल ऑफिस में नॉर्मली क्या होता है कि सेपरेट सेल रहता है, लीगल सेल भी रहता है। तो जोनल ऑफिस में जब डिसीजन होता है तो लीगल का कोई मेंबर भी कमिटी में रहता है, तो वो सब कवर करके, रिस्क कवर करके फिर उसका सैंक्शन सब्स्टिट्यूशन देना या नहीं देना ये डिसाइड होता है। इसलिए एचओ, और उसमें कुछ फ्रॉड भी हुए हैं, इसलिए एचओ ने ये कॉन्शियस डिसीजन लिया है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ सिक्योरिटी इरिस्पेक्टिव ऑफ जो स्टैंडर्ड है या एनपीए है वो जोनल ऑफिस को जाएगा। ठीक है। अभी इसके जो मेजर अभी जो इम्पोर्टेंट टेबल सामने आया है, राहुल जी कुछ पूछना है? ये सर, पहले टेबल बता लेते उसके बाद मैं अपना डाउट पूछता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी ये जो टेबल है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू, पर्टिकुलरली विथ रिस्पेक्ट टू एमएसएमई एडवांसेस, और उसमें कोलैटरल का किस तरह से हमें करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आई विल एक्सपेक्ट कि ये आप बहुत ध्यान से अभी सुने भी मैं जो कुछ बोल रहा हूँ। एंड वो जो टेबल है वो ऑलवेज आपके एकदम कहीं मोबाइल पे सेव किया हुआ है, डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ रहना चाहिए। इसमें ये है अप टू 10 लाख, ये बहुत इसमें मिसकंसेप्शन है। तो अप टू 10 लाख एडवांस मस्ट बी कंपल्सरीली कवर्ड अंडर CGFMU एंड मुद्रा। तो ये कंपल्सरी है, मींस उसमें कोई चॉइस नहीं है। एज पर RBI गाइडलाइंस ऑल द लोन्स अप टू 10 लाख मस्ट बी कवर्ड अंडर मुद्रा। अभी इसमें कभी कभी ऐसे होता है कि लोग गारंटर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम CGT MSE में कवर करेंगे, बट दैट इज नॉट अलाउड। यू आर नॉट अलाउड टू टेक द गारंटर एंड यू आर नॉट, इवन अब कोलैटरल भी देता है, अगर स्ट्रॉन्ग कोलैटरल देता है तो दैट इज ओके, देन वी कैन एक्सेप्ट इट। बट नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोलैटरल के लिए सिर्फ 10 लाख के लिए 1 लाख का कोलैटरल लेते हैं और फिर बोलते हैं कि हम मुद्रा में कवर नहीं करेंगे, बट दैट विल नॉट बी अलाउड। सेकंड है जो स्टैंड अप इंडिया के लोन है उसमें, तो स्टैंड अप इंडिया के लोन में एडवांसेस अप टू 10 अबाउट 10 लाख टू 1 करोड़ जो है वो स्टैंड अप इंडिया में कवर होते हैं। हेलो, यस सर। हाँ, तो स्टैंड अप इंडिया में जो कवर होते हैं उसमें रूल ये है कि उसमें कंपलसरी 50% जो है वो कोलैटरल कवर सिक्योरिटी लेना है, और एडवांस विल बी कवर्ड अंडर CGSSI। उसमें CGT MSE नहीं रहता है, वो CGSSI अलग है, उसमें वो कवर होता है और उसके रूल्स भी अलग होते हैं। तीसरा है उसमें अबाउट 10 लाख टू 2 करोड़, जो एडवांसेस अबाउट 10 लाख टू 2 करोड़ है, उसमें अगर वो CGT MSE के लिए एलिजिबल है तो वो कंपल्सरीली CGT MSE में कवरेज लेना है। उसमें भी ये अभी दूसरा एक ऑप्शन उसमें ये है कि समझो आपके पास 2 करोड़ का प्रपोजल आया है एंड द बोरोवर इज गिविंग यू कोलैटरल सिक्योरिटी ऑफ 50 लाख। इन दैट केस अगर 50 लाख सिक्योरिटी मिल रहा है हमको, तो रिमेनिंग अनसिक्योर्ड 150 लाख इट शुड बी कवर्ड अंडर CGT MSE। उसमें अगर आपका सिक्योरिटी
is the security given by the borrower, if it is more than 75%, then you need not cover it under CGTMSE. But otherwise, if the security is below 75%, then the remaining unsecured must be covered by CGTMSE. Which is also called as hybrid model of CGTMSE. No, this is not a hybrid model. Hybrid model is for advances about 2 crore, क्योंकि CGTMSE 2 crore तक applicable है ही. Okay. So their entire 2 crore can be covered under CGTMSE. But if borrower says that मेरे पास only 50 lakh का है, तो we will accept that 50 lakh and the remaining unsecured we will cover under CGTMSE. Okay. ठीक है. हाँ. Then next है कि जहाँ CGTMSE cover अवेलेबल नहीं है, मीन्स कुछ कुछ इसमें हम पहले पूछते हैं, डाउटफुल है तो CGTMSE कवर अवेलेबल नहीं रहता है, या फिर हम गारंटर भी लेते हैं. तो ऐसे केसेस में जहाँ हम गारंटर लेंगे, तो ऐसे केसेस में ऐसा है कि MSME के बोरोवर के लिए एग्जिस्टिंग बोरोवर अगर है हमारा, तो 40% सिक्योरिटी टोटल जो एडवांस रहेगा, मीन्स 100 रुपए अगर एडवांस है तो 40 रुपए का हमें कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए. और फॉर न्यू बोरोवर्स 50% कोलैटरल सिक्योरिटी चाहिए. फिर देन इट इज नॉट कंपलसरी टू कवर इट, और उसमें आपको पर्सनल गारंटी भी लेना है ऐसे केसेस में, क्योंकि CGTMSE का मेजर ये है कि पर्सनल गारंटी लिया तो द कवर विल नॉट बी अवेलेबल. लेकिन हम कभी कभी बोलते हैं कि जनरली CGTMSE में लोग आते हैं हमारे पास, लेकिन जिन लोगों के पास हमको लगता है कि CGTMSE सिक्योरिटी अवेलेबल है और वो दे सकते हैं, तो वी शुड फर्स्ट गो फॉर सिक्योरिटी. इंस्टेड ऑफ कवरिंग इट अंडर CGTMSE, हमारा पहला चॉइस ये होना चाहिए कि हम सिक्योरिटी लेंगे, चाहे वो 40% हो 50% हो, वो सिक्योरिटी लेना ज्यादा, क्योंकि बोरोवर के ऊपर वो सिक्योरिटी का प्रेशर रहता है. फिर बाद में कभी ये होता है तो सिक्योरिटी हमारी सेल हो जाएगी, मेरी प्रॉपर्टी हाथ से जाएगी, ये. और नॉर्मली प्रॉपर्टी के प्राइसेस तो बढ़ते ही रहते हैं. इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम पहले सिक्योरिटी लेने का ही ट्राई करेंगे. एंड अगर कुछ भी नहीं है और जेन्युइनली उसका बिजनेस हमको लगता है कि अच्छा बोरोवर, देन ओनली वी शुड कवर इट अंडर CGTMSE. Okay. नेक्स्ट है कि अबाउट 10 करोड़ एडवांसेस. अबाउट 10 करोड़ में उसमें ऐसा है, एग्जिस्टिंग बोरोवर्स के लिए 30% है और न्यू बोरोवर्स के लिए 40%. एग्जिस्टिंग बोरोवर्स में मीन 100 रुपए के, इसमें 30 रुपए का सिक्योरिटी होगा तो चलेगा. एंड फॉर न्यू बोरोवर्स 40 रुपए का सिक्योरिटी होगा तो चलेगा, अगर 100 रुपए का फाइनेंस है तो. This is minimum. हाँ, this is minimum. Maximum there you can take more than that if there is that is okay. Because another thing is that when there is this, when we are talking this, तो उसमें ये भी है कि MSME में आपका with respect to your security there is a concession in rate of interest. तो वो भी है कि जहाँ 50% से ज्यादा है तो उसमें 0.25% कंसेशन है, 75% से ज्यादा है तो 0.50% कंसेशन है, और 100% से ज्यादा है तो 0.75. 75% कंसेशन है. तो ये अगर बोरोवर हम बोलते हैं कि इस तरह से कंसेशन, दे विल ऑलवेज गो, उनके पास अगर अवेलेबल है तो दे विल गिव मोर सिक्योरिटी. बोरोवर्स विल गिव, अगर उनके पास है तो, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उनको लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल रहता है, बहुत ज्यादा है. 0.75% का कंसेशन मिलता है तो दे कैन गिव एडिशनल सिक्योरिटी. Okay. So this is minimum and compulsory. हाँ, कौन सा? ये जो हम existing borrowers के मिनिमम एंड कंपलसरी. इफ दैट मच सिक्योरिटी इज नॉट देयर, यू शुड नॉट सैंक्शन दैट वंस, बिकॉज़ ये लैंडिंग डेविएशन हो जाएगा. और उसमें भी ये भी है कि अगर बहुत अच्छा प्रॉमिसिंग प्रपोजल है और अगर आपको सिक्योरिटी के लिए भी डेविएशन लेना है, समझो 20% एक्सेप्ट करना है, तो पावर्स आर वेस्टेड with maybe in some cases with CAC or in some cases with management committee. इस तरह से है. लेकिन अगर आपको आपके लेवल पे डिसीजन लेना है तो वो ये within these norms you should take the decision. Okay. So I would request viewers to take a screenshot of this table, or you can note down with a pen or a paper also, because this is very important as you have already apprised this. So sir, we will again move back to our previous slide. Yes. Okay, so we were discussing about CGT-SME coverage model. Here I am having some doubts. May I clarify from you? Yes. Sir, suppose somebody at the time of sanction for some or the other reason was unable to take that coverage of CGT-MSE. If they have sanctioned a CC renewal proposal, CC new proposal, but now at the time of renewal, the borrower comes. So could that CGT-MSE coverage can be taken again when at the time of renewal? Yes.
in case of cash credit account, whenever there is a renewal, each year the renewal or whatever it may be, it is called as a new finance, fresh finance, because actual practice में होता नहीं है, लेकिन cash credit account में it is expected that and once in a year it should come in credit, लेकिन वो practically होता नहीं है. लेकिन वो जब भी हम सीसी का सैंक्शन करते हैं तो इट इज अ फ्रेश फाइनेंस ओनली, बिकॉज अगर हम रिव्यू नहीं करते हैं तो आपका डीपी जीरो हो जाएगा, मीन्स इसका लिमिट कैंसिल हो जाएगा. हम टाइमली रिव्यू करते हैं और उसका कंटिन्यूशन करते हैं. एज इट इज अ फ्रेश फाइनेंस, अगर लास्ट ईयर नहीं कवरेज किया है तो दिस ईयर यू कैन वेरी वेल कवर. सीजीटीएमएसी में पहले रह गया है तो आप इस साल कवर कर सकते हैं. Okay, and if suppose somebody is unable to take that coverage of CGT-MSC, and if account turns NPA, then would it attract accountability? यस, अगर वो ये ऐसा है कि हमने नोट, हम क्या करते हैं ना, नोट में लिखते हैं कि सीजीटीएमएसी कवरेज आप ले लो, लेकिन हम लिया है इट इज कवर्ड अंडर सीजीटीएमएसी, लेकिन सीजीटीएमएसी कवर हो ही नहीं जाता है, होता ही नहीं है, भूल जाते हैं लोग. तो इसमें अभी एचओ ने एक उसमें ये किया है कि जब आप कोई भी सैंक्शन नया करोगे तो बिफोर ओपनिंग द अकाउंट और बिफोर डिसबर्समेंट यू शुड आफ्टर, एक यूएलसी में पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें आपने वो फॉर्म भरना है सीजीटीएमसी का. इट शुड बी गॉट अप्रूव्ड फ्रॉम जोनल ऑफिस as well as head office, and after getting approval from head office only you should disburse the loan. And zonal office is also been given instructions कि जब वो pre disbursement approval देंगे तो unless that HO approval is taken for CGTMSE application, unless that and that PAN जनरेशन तो बाद में होता है, उसमें उसका जो नंबर रहता है तो वो बाद में सीजी पैन जनरेशन बाद में हो सकता है, लेकिन आपको एचओ का अप्रूवल लेना चाहिए उसमें. और वो एचओ का मेल आता है ब्रांच को, और वो मेल आने के बाद they should put in that portal, pre-disbursement portal, कि we have received the HO approval, and then zonal office will give the approval for disbursement. Okay, thank you. So next is the hybrid model of CGT-MSC. क्या होता है ये? हाँ, यस, ये डिस्कशन रह गया हमारा कि हाइब्रिड मॉडल में ऐसा होता है कि समझो आपके पास 4 करोड़ का आपने लोन सैंक्शन किया है, तो यू कैन कवर 2 करोड़ अंडर सीजीटीएमएसी, और उसमें यह है कि जो रिमेनिंग 2 करोड़ है तो उसमें वो सिक्योरिटी का 50% का नॉर्म अप्लाई नहीं होता है. उसमें द रिमेनिंग 2 करोड़ शुड बी 100% सिक्योर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी. Okay, 100%. 100% सिक्योर्ड. ये टेबल में 50% दिया है, दैट इज एप्लीकेबल अगर आप सीजीटीएमएसी में कवर ही नहीं कर रहे हो. तो समझो आप सीजीटीएमएसी में कवर नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा कि आपको 4 करोड़ के लिए 2 करोड़ का भी आपने किया, सिक्योरिटी लिया, तो भी यू कैन सैंक्शन. बट अगर हाइब्रिड मॉडल में करना है तो 4 करोड़ का है और आपने समझो 2 करोड़ सीजीटीएमएसी में किया, तो रिमेनिंग अनसिक्योर्ड पोर्शन इट शुड बी 100% कवर्ड बाय कोलैटरल सिक्योरिटी. Okay. और एक पॉइंट मैं ये करना चाहूंगा कि इसमें एक ऐसे रहता है कि कभी कभी कोलैटरल में एक वैल्यूएशन का ये रहता है, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वैल्यूएशन जब लेते हैं हम तो कभी कभी ऐसे होता है कि वैल्यूएशन में उसका समझो स्टार्ट में 100 रुपए का वैल्यूएशन लिया है और फिर बाद में उसका 30 रुपए वैल्यूएशन आ गया. मीन्स लास्ट ईयर जब सीसी दे दिया, सैंक्शन किया, तो 100 रुपए का वैल्यूएशन आया था, इसलिए हमने वो 100% था, 100 रुपए का फाइनेंस है और 100 रुपए उसका वैल्यूएशन आया है. लेकिन इस बार फिर से फ्रेश वैल्यूएशन किया तो उसमें कम हो गया वो, कि पहले वैल्यूएशन करते समय एक ज्यादा हो गया था. तो इस बार हम ये कर सकते हैं कि इमीडिएटली बैंक के सेफ्टी के लिए वी कैन कवर दैट अकाउंट. हम बोरोवर को बुलाएंगे, बोरोवर को बोलेंगे कि ये अकाउंट जो अभी आपका वैल्यूएशन कम आ गया है, पहले क्यों गलत आ गया था, दैट डिटेल्स वी विल गो आफ्टरवर्ड्स, बट फर्स्ट वी विल कवर दिस रिमेनिंग अनसिक्योर्ड पोर्शन इनटू अंडर सीजीटीएमएसी. ये बोरोवर के पास से एप्लीकेशन लेके फर्स्ट हमने ये करना चाहिए. देन वी विल गो इनटू द डिटेल्स कि पहले वाला वैल्यूएशन क्या था, फिर वो कम क्यों आ गया, इफ देयर इज अ इन्वॉल्वमेंट ऑफ फ्रॉड और एनीथिंग, और देन बोरोवर इज चीटिंग द बैंक, और दैट वैल्यूअर हैज गिवन एक्सेस वैल्यूएशन रॉन्गली. तो ये सब बातें बाद में आएंगी, लेकिन फर्स्ट दैट वी विल टेक द एक्शन दैट सीजीटीएमएसी कवर वी विल ऑब्टेन फॉर द रिमेनिंग अनसिक्योर्ड पोर्शन. ठीक है? Okay. Shall we move to the next slide? Yes.
Next, it is CRR validation by zonal office and HO. As this CRR में क्या है ना कि ज्यादा कुछ नहीं है, CRR में नोट बनाते हैं, नोट के ऊपर से जो रेशियोज रहते हैं वो डालते हैं और फिर CRR का रेटिंग आएगा, फिर उसमें बोरोवर का कितने साल उसका रिलेशन है वो सब बैंक के पास, ब्रांच के पास इंफॉर्मेशन रहता है। सिर्फ उसमें एक जो ब्रांचेस से मिस हो जाता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि it is not getting, branches are not getting validated the CRR from zonal office. Abhi as per present instructions, loans for loans, all loans above 25 lakh, you should have CRR exercise, and that validation should be taken from zonal office. तो ये नहीं होता है क्योंकि इसमें फिर इसमें क्या होता है कि बैंक का लॉस हो सकता है। हेलो, यस सर। सर आई हैव अ डाउट रिगार्डिंग दिस। हाँ, मेरा डाउट ऐसा है कि सपोज अ ब्रांच is sent for validation to zonal office, but suppose within the stipulated time frame, whatever it may be, 7 days or 15 days, if nothing comes from their end, then it is deemed to be accepted that it has been validated by the concerned authorities of zonal office. But no sir, no such guidelines are there. बट आई थिंक कि आपने CRR जब भेजोगे ना तो ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ कि ब्रांच लेवल पे लेट नहीं होना चाहिए। आप जब CRR करोगे तो यू कैन डिसबर्स द लोन एज पर वॉट एवर CRR यू हैव डन, ठीक है। यू डोंट वेट फॉर zonal office approval, you can disburse the loan, but whenever office approval will come and if there is a downgradation in CRR, then accordingly you should reset the rate of interest. Okay, ठीक है, हाँ वही CRR आता है then there is no issue, but CRR downgrade होता है तो you should reset the rate of interest in the CBS system. Okay. Yeah, because CRR is ultimately linked to rate of interest. हाँ, linked to rate of interest. Yes, इसीलिए और वो कंपलसरी है as per lending policy guidelines, it is compulsory that validation should be done, and for loans up to 5 crore it should be done by zonal office, and for above 5 crores it should be sent directly to credit monitoring risk management department, directly to risk management department HO. Okay, and it is mandatory for loans above 10 crore or 5 crores to be externally rated. हाँ, in case of external rating, it is mandatory for to get the rating above 10 crores. और नॉर्मली क्या होता है कि एग्जिस्टिंग जो रहते हैं उसमें एक बार जो रेटिंग आया एक्सटर्नल तो इट इज वैलिड फॉर 15 मंथ्स, एंड न्यू बोरोवर्स के लिए उसमें 6 मंथ्स का हम उसको पीरियड देते हैं कि ही शुड गेट द अकाउंट रेटेड विद इन पीरियड ऑफ 6 months. Otherwise, after 6 months, there is a condition in the sanction that bank will charge 1% penal interest. Okay, okay. And one more thing, this external rating has to be done from the RBI approved rating agencies like yes, Informerix, SMERA, CRA or CRISIL, right? Yes, yes, yes. Okay. Next is details of existing loans with our bank and other banks. Regarding details of existing loans with our banks, we have already covered it under our group exposure limit. Right. इन जो अदर बैंक्स जो है उसमें हमें सिविल में ये इंफॉर्मेशन मिलता है, अदर बैंक्स में है, तो वी शुड गो इनटू डिटेल्स की व्हाई बोरोवर इज मेंटेनिंग द स्टेटमेंट विद अकाउंट्स विद अदर बैंक, एंड आल्सो वी शुड get the statement of account, and we should go to scrutinize the statement of accounts, and also we should ask for the confidential report from those branches. Okay. Because may be having the practice to take advances from other banks also. So to restrict that, we have to check in detail these things. Okay. Next is conduct of the account with our bank. Conduct of the account with our bank, इसमें जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि जो कस्टमर इवेल्युएशन इंक्वायरी है उसमें हम जो सारे डिटेल्स मिलते हैं हमें, तो टोटल टर्नओवर, क्रेडिट टर्नओवर, डेबिट टर्नओवर इन द अकाउंट, एंड देन उसका एवरेज एडवांसेस मिलता है, देन उसका इनकम कितना अर्न किया ये मिलता है, अदर कमीशन कितना अर्न किया ये मिलता है। ये कंडक्ट ऑफ अकाउंट का जो एक टेबल जो है हर एक नोट में वो रहता है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो उसमें हम कितना उसका, हम कभी कभी क्या होता है बड़े प्रपोजल में वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी करना पड़ता है बड़े बड़े प्रपोजल में, उसके लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेदर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट कस्टमर फॉर द बैंक। फिर समझो हमने 10 करोड़ का सीसी सैंक्शन करके रखा है, बट एवरेज
उसमें अगर 10 करोड़ का है तो नॉर्मली 10 करोड़ के सीसी के लिए उसका एटलीस्ट 50 60 70 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, लेकिन वो टर्नओवर एकदम बहुत कम है। तो फिर और उसका एवरेज जो यूटिलाइजेशन वो भी बहुत कम है, तो फिर हमें वो मिलता है कि अरे इसका यूटिलाइजेशन तो नहीं है, फिर हम उस तरह से उसको ट्रीट करते हैं। फिर कंसेशन देना है नहीं देना है, जितना यूटिलाइजेशन ज्यादा उतना ही उतना उसको कंसेशन देंगे हम ना। इसलिए ये इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और विद अदर बैंक, जैसे हमने ऊपर देखा कि अदर बैंक्स का भी हमने अदर बैंक के स्टेटमेंट से भी उधर वहां भी चेक रिटर्न होते हैं क्या, ये भी हमें देखना चाहिए। और अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में बहुत सारे, अभी वो एकदम इसमें बोल नहीं सकते, लेकिन वो केस टू केस बेसिस पे चेंज होते रहते हैं कि कुछ ना कुछ पिक्युलरिटी रहता है हर एक केस में, तो वो भी हमने देखना चाहिए। Okay. Next is stock statement. हाँ, अभी स्टॉक स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक स्टेटमेंट में कैसा है कि ये इसमें